कोई स्टूडेंट जो रह गया हो? साथ साथ अटेंडेंस मार्क कर दें, जैसे ही लेक्चर स्टार्ट हो तो साथ ही अटेंडेंस मार्क कर दिया करें अपने एजी नंबर के साथ जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें। मैम प्राइवेसी लगी हुई है ग्रुप में। CRGR प्राइवेसी ओपन कर दें ग्रुप की। ओके स्टूडेंट, हम अब स्टार्ट करते हैं। हम ह्यूमंस में पढ़े थे लंग का, ठीक है, कि रेस्पिरेशन ह्यूमंस में कैसे लंग्स के थ्रू होती है। लास्ट टाइम हमने स्टॉप किया था कि पॉजिटिव प्रेशर पंपिंग और नेगेटिव प्रेशर पंपिंग का मैकेनिज्म देखा था। एम्फीबियंस में जो है वो पॉजिटिव प्रेशर पंपिंग मैकेनिज्म मौजूद होता है एज कंपेयर टू मैमल्स के। इनमें नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि जो इनमें ऑर्गन्स होते हैं उनमें फॉर एग्जांपल लंग्स लोअर कैविटी होती है, ठीक है, उसमें जो एज कंपेयर टू एम्फीबियंस के उनमें लोअर कैविटी मौजूद होती है। इस रेप्टाइल्स में पॉजिटिव प्रेशर पंपिंग मैकेनिज्म कैसे होता है ये हम इसमें देखेंगे कि फ्रॉग में जो नॉस्ट्रल्स और माउथ के थ्रू ओपनिंग होती है, ठीक है, और वहाँ से एयर एंटर होगी और एयर एंटर होने के बाद कैसे वो लंग पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी और कैसे एक्सपेंशन होंगी उनकी कैविटी फ्रॉग्स की, ठीक है, एज कम्पेयर टू जब हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं। रेप्टाइल्स में हमारे पास स्नेक, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल जो हैं वो एक्सपेंड करते हैं बॉडी कैविटी को विद द पोस्टीरियर मूवमेंट ऑफ द रिब्स। जैसे ही वो एक्सपेंड करेंगे अपनी बॉडी कैविटी को और उनके जो रिब्स होंगे उनकी मूवमेंट से, ठीक है, एक्सपेंशन के दौरान आपको पता है कि स्पेस ज़्यादा मौजूद होगी और इस तरह से वो ज़्यादा हवा को कंज्यूम करेंगे। और एक्सपेंशन जब ज़्यादा होगी तो प्रेशर जो है वो कम एक्सर्ट होगा एज कंपेयर टू कंप्रेशन के या कॉन्ट्रैक्शन के। द रिब्स ऑफ टर्टल आर टर्टल्स में हम देखते हैं कि उनकी जो रिब्स हैं, कैरापेस जो टर्टल्स में वो कहते हैं उसके शेल को, टर्टल के शेल को कैरापेस कहते हैं। और टर्टल में जो एक्सहेल कैसे होता है कि जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं जिसकी वजह से जो विजरा विजरा कहते हैं, जैसे कि अंतड़ियां होगी या इंटेस्टाइन, ठीक है, वो फोर्स अपवर्ड को मूव करेंगी, ठीक है, और इसी फोर्स अपवर्ड की वजह से जो लंग्स है वो कंप्रेस करेंगे, ठीक है। इस तरह से कंप्रेशन होगी और कंप्रेशन के दौरान आपको पता है कि उस पर जो प्रेशर है वो ज़्यादा एक्सर्ट होगा। और इस तरह से टर्टल्स में इनहेलिंग होगी। दे इनहेल बाय कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द विजरल कैविटी। इनहेलेशन के दौरान जो विजरल कैविटी है, सेम रेप्टाइल जैसे कि फ्रॉग है उनमें भी कैविटी इंक्रीज होगी, सेम इसी तरह से टर्टल्स में भी विजरल कैविटी इंक्रीज होगी। और इसी तरह ये विजुअल कैविटी इंक्रीज इसको कहेंगे क्रिएट नेगेटिव प्रेशर। और ये इस तरह से जो है वो इंक्रीज होने की वजह से ज़्यादा प्रेशर को इनहेल करेगा, ज़्यादा प्रेशर इसमें मौजूद होगा जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा हवा को लंग्स में लेके आ सकता है थ्रू नॉस्ट्रल्स एंड माउथ। क्लियर है यहाँ तक? ओके, जिसका
ओके ओके हीरा, आप जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा आप वहां से सुन लीजिएगा। एक्सपेंशन मैम और कैरापेस का थोड़ा सा बताना, थोड़ा सा दोबारा। कैरापेस जो जैसे हम मुलस्क में देखते हैं कि जो मेंटल कैविटी के ऊपर जो शेल मौजूद होता है, ठीक है, मुलस्क में शेल मौजूद होता है, सेम इसी तरह से टर्टल्स में जो शेल होता है उसे कैरापेस कहते हैं, ठीक है, जो कि उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। फ्रॉग्स में और टर्टल्स में जैसे ही इनहेलेशन होगी तो जो इनकी विजरल कैविटी है या बॉडी कैविटी फ्रॉग्स की, तो वो इंक्रीज कर जाएगी उनका वॉल्यूम। जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा, आपको ये पता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर को इनहेल करेगा इनसाइड द लंग्स, ठीक है, और उस एक्सक्यूज मी पे जो मैम, प्रेशर होगा जी वो कम एक्सर्ट होगा जी। एक्सक्यूज मी मैम, नेगेटिव प्रेशर सिस्टम और पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम का कोई बेसिक जस्ट सिंपल सा बता दें कि इनका मैकेनिज्म क्या है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्रेशर सिस्टम है, इनमें डिफरेंस जस्ट इतना है कि जो मैमल्स में होता है ना वो होता है नेगेटिव प्रेशर सिस्टम, ठीक है, और नेगेटिव प्रेशर में और इसमें जस्ट एक कैविटी स्पेस का आप डिफरेंस कह सकते हैं। नेगेटिव में प्रेशर जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू पॉजिटिव के। ठीक है, और दोनों का पर्पस मतलब काम तो यही है ना कि एयर को लंग्स के अंदर ड्रॉन दोनों करना का या फोर्स मतलब करना। दोनों का जो मकसद है ना वो इनहेलेशन का ही है। ओके, ठीक है मैम। ये इसकी डायग्राम दिखाई हुई गई है, ठीक है, फ्रॉग की, कि इसमें कैसे ये नॉस्टल से और माउथ से कैसे एयर एंटर होगी, और ये इसमें ग्लॉटिस है। ग्लॉटिस जब क्लोज होगा तो लंग तक एयर नहीं पहुंच पाएगी, जैसे ही ग्लॉटिस ओपन होगा तो एयर पहुंच पाएगी लंग्स तक, ठीक है, और इस तरह से सेम जब इनके नॉस्टल्स और माउथ बंद होगा, जो एयर है वो इनसाइड द लंग ही रहेगी, वो बाहर एक्सेल नहीं हो सकती। ये आपको बाइपोडियल ब्रीथिंग का आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था। इसके बाद ये एयर कंडक्टिंग पोर्शंस हैं, इसमें हमने ह्यूमंस में पढ़नी है कि ह्यूमंस में और बर्ड्स में किस तरह से होती है। ये ह्यूमंस का ओवरऑल सिस्टम है कि कैसे नेजल कैविटी और माउथ के थ्रू जो एयर है वो एंटर होगी, और उसके साथ फेरिंग्स कनेक्ट है, ठीक है, फेरिंग्स से होके वो इसोफिगस में यहाँ पे एक एपिग्लॉटस है जो कि एज ए आप कह लें कि कवरिंग यूज होता है, जिसको आप ढक्कन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये कार्टिलेज का बना होता है, और फेरिंग्स जो है वो लेरिंग्स के साथ कनेक्ट है, और लेरिंग्स से होके ईसोफिगस में एयर जाएगी, और ईसोफिगस से नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेकिया, ठीक है, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। मतलब यहाँ से हवा गुजर सकती है, जैसे ही ट्रेकिया जो है आगे लंग्स में जाएगी, लंग्स में जाके ये दो पोर्शन में डिवाइड होगी, जिसे जैसे कि यहाँ पे डाइवर्जेंस कहते हैं इसे। ब्रोंकस में एक जो है वो राइट लंग में राइट ब्रोंकस जाएगा, और लेफ्ट लंग में लेफ्ट ब्रोंकस जाएगा, और यही ब्रोंकस जो आगे ब्रोंक्यूल्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और इन्हीं ब्रोंक्यूल्स में नेक्स्ट टर्मिनल पे एंड पे जाके इन्होंने एल्विलाई बनाने होते हैं, और एल्विलाई जो है वो मेन बेसिक यूनिट्स होते हैं गैसियस एक्सचेंज के, ठीक है। एल्व्यूलर सैक होती है हमारे पास, ये एल्व्यूलर डक्ट है। ये ब्रोंकस को यहाँ पे उन्होंने इनलार्ज करके इसी को ही दिखाया गया है कि ब्रोंकस को कैसे एल्व्यूलर डक्ट के जरिए से एल्व्यूलाई के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये एल्व्यूलर सैक जो होगी उसे हम एल्व्यूलर सैक कहेंगे, और इसमें जो एल्व्यूलाई मौजूद होंगे वो गैसियस एक्सचेंज के लिए होंगे। जो गैसियस का एक्सचेंज होगा वो एल्व्यूलर लेवल पे होगा, कि जितनी भी एयर है वो इस सारे प्रोसीजर से गुजर के माउथ से होके फेरिंग्स लेरिंग्स, और इस तरह ये एल्वियोलाई जब पहुंच जाएगी तो यहाँ पे जाके गैसियस का एक्सचेंज होगा। हमारे पास जो लेरिंग्स है इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो साउंड की प्रोडक्शन होती है वो लेरिंग्स से होती है, ठीक है। और एपिग्लॉटिस का मेन मकसद होता है जैसे ही फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम में जब इनगल्फ किया जाता है तो एपिग्लॉटिस उसको कवर करता है ताकि फूड जो है वो ट्रेकिया में एंटर ना हो सके।
जिससे सांस वाली नाली में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब वो बंद होगी तो ट्रेकिया में एंटर नहीं होगी, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगी। क्लियर है? यस मैम। इसमें ये मैंने आपको सारा ये बता दिया कि ये एल्वियोलाई ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ट्राई किया करें कि क्लास टाइम पे आया करें, जब आप लेट आते हैं आप लोगों को इस तरह फिर समझ नहीं आती। इसमें ये आपके पास बर्ड्स हैं, बर्ड्स का ये साइकिल दिखाया गया है। इसमें एक सेकेंड, इसमें ये मैं हमने बर्ड्स में पढ़ा था कि बर्ड्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किस तरह से होता है। सेम इसी तरह से ही उनमें जो पैराब्रोंकाई, हमने डिफरेंट जो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स उनमें हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे कि कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है। बर्ड्स में जो गैसियस एक्सचेंज है वो पैराब्रोंकाई के थ्रू होगा, ठीक है। और ये जो है टिनी वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन्हीं पैराब्रोंकाई जो होते हैं इन्होंने आगे जाके सैक्स में चेंज होना होता है, ठीक है। लंग्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे एयर सैक्स में, सेम इसी तरह से जैसे ह्यूमंस में होते हैं, ठीक है। उसी सैक्स में एल्विलाई होते हैं। सेम इसी तरह से जो बर्ड्स का जो लंग है ये आगे चेंज हो जाएगा एयर सैक्स में, और यही एयर सैक्स जो है वो चेंज होंगे एब्डोमिनल में और थोरेसिक में। जो थोरेसिक रीजन में मौजूद होंगे उन्हें थोरेसिक एयर सैक्स कहेंगे, और जो एब्डोमिन में मौजूद होंगे इन्हें एब्डोमिनल एयर सैक्स कहेंगे, ठीक है। इनमें भी जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो एयर सैक्स लेवल पे जाके होता है। और ये एयर सैक्स जो बर्ड्स में मौजूद होते हैं ये इनकी बॉडी में पेनिट्रेट होते हैं, बोन्स में भी कवर होते हैं, ठीक है। इसमें ये जो आपको इनहिलेशन और एक्सहिलेशन दो साइकिल दिखाए गए हैं, इसमें ये आपको जो तीर बाहर की तरफ नजर आ रहे हैं, ठीक है, आउटवर्ड, इसको आप कहेंगे कि यहाँ पे थोरेसिक जो सैक्स हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं। ये पैराब्रोंकाई दिखा गई है कि किस तरह से यहाँ पे इनहिलेशन होगी और ये ब्रोंकस से कैसे एयर सैक्स में एयर जाएगी। सेम इसी तरह से एक्सिलेशन में जो है ये जो एब्डोमिनल और थोरेसिक सैक्स होंगे ये कंप्रेस हो जाएंगे। इसमें जो आपको एरो का निशान नजर आ रहा होगा वो इनवर्ड द बॉडी है, ठीक है। ये कंप्रेशन को शो कर रहा है, और एज कंपेयर टू इनहिलेशन में ये सैक्स जो होंगे थोरेसिक होंगे, सेम लाइक जैसे कि बैलून की तरह बैलून फूल जाता है, सेम इसी तरह से इनकी एक्सपेंशन होगी। ये गैसेस का एक्सचेंज दिखाया गया है डायग्राम में लंग्स पे और टिश्यू लेवल पे, ठीक है, कि किस तरह से पार्शियल प्रेशर जो है वो चेंज होता है। ये हमारे पास राइट एट्रियम और वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल है। ह्यूमंस में किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास कैपिलरी नेटवर्क है, जो आर्टरी होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड होगा, और जो ऑक्सीजनेटेड से यहाँ पे एल्वुलर लेवल पे किस तरह से जो ऑक्सीजन यहाँ पे देखें कि पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का 40 है, ठीक है। एल्वुलाई में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 105 है, क्या। सेम इसी तरह से जब वो नेक्स्ट पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी तो उसका जो है वो 100 हो जाएगा। और यही पार्शियल प्रेशर चेंज होता है जब बॉडी सेल्स लेवल पे आएगा, तो ऑक्सीजन और गैसेस का एक्सचेंज, और इनमें जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा वो कम होगा, वो 40 है हमारे पास, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का वो 60 है, सॉरी 46 है, ठीक है। इसमें ये चीज दिखाई गई है कि आर्टरीज से जब दूसरी आर्टरीज में चेंज हो जाते हैं, कैपिलरीज यूनाइट करके आर्टरीज बनाएंगी, और इस तरह से जो कैपिलरी नेटवर्क है वहां पे सबसे ज्यादा जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है। जितने भी एल्वुलर सैक है उसमें एल्वुलाई मौजूद होते हैं, वो एल्वुलाई सारे जो हैं वो कैपिलरीज नेटवर्क उनके अराउंड होता है, और उसी कैपिलरी नेटवर्क पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो लंग में से जो एयर
अंदर एंटर हो रही है बॉडी में, उसमें जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है वो एयर में रिमूव कर दी जाएंगी। ठीक है, इस तरह से वही जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होगा वो एक्सहेलेशन के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव किया जाएगा। सब स्टूडेंट का ये इशू है। क्लास तो सही चल रही है यहाँ पे मेरे पास तो। जी मैम सही चल रहा मैम जिनका सही से कनेक्ट नहीं हो रहा ना वो उसको दोबारा से कनेक्ट करें। मैम जी ये जी जो पल्मोनरी आर्टरी है, जी ये जो राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम में भी लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी, बोथ जी। साइड। हमें कैसे पता चलेगा इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, है? जो आर्टरी होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। ठीक है, तो फिर ये पल्मोनरी लेकिन वेन होगी ना? नहीं नहीं, जो वेन, ये ये जो वेन नहीं लेफ्ट है, राइट सुने साइड सुने पे। बात सुने। जो वेन होती है उसमें जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, जो आर्टरी है उसमें ऑक्सीजनेटेड ही ब्लड होता है। लेकिन यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये जो दोनों आर्टरीज का डिफरेंस दिखाया गया है, ये इनके ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर लेवल पे है। ये जो आर्टरीज हैं ये इधर से राइट एट्रियम और वेंट्रिकल से जो एल्वियोलाई आर्टरीज एल जी जी एल्वियोलाई एल्वियोलाई, लेवल पे है। हाँ एल्वियुलर लेवल पे जो कैपिलरीज मौजूद है वहां पे जो ठीक ऑक्सीजन है। और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होने के बाद जो नेक्स्ट आर्टरी में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर मूव करेगा, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो वेरी करेगा इस आर्टरी से और इस आर्टरी से। ठीक है, ओके ओके मैम जी। जिन स्टूडेंट्स को वॉइस नहीं आ रही वो उसको डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें। ये सेम इसी तरह से ये देखें, इसी डायग्राम में एयर एंटर होके, ठीक है, इनहेलेशन के थ्रू किस तरह से लंग जो है वो बैलून की तरह फूल जाता है। ठीक है, और एज कंपेयर टू एक्सहेलेशन के ये लंग किस तरह से पिंच कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। नेक्स्ट इसमें हमने पढ़ना है वेंटिलेशन का, कि वेंटिलेशन आल्सो कॉल्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, इसकी टू फेजेस होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में ये होता है कि एयर को कैसे अंदर लेके जाना, और एक्सहेलेशन में कैसे एयर को बाहर रिमूव करना है। एयर मूवमेंट रिजल्ट फ्रॉम द रिदमिक इंक्रीज एंड डिक्रीजेज इन द थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम। ठीक है, जैसे ही एयर एंटर होगी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये हम इसी में पढ़ेंगे। Several set of muscles, the main one being the diaphragm and the intercostal muscles contract। जैसे ही diaphragm, ये हमारे पास diaphragm है, ये आपको जो पर्पल इसमें एरो में दिखाई दे रहा है ये हमारे पास, ये जो सॉरी ब्लैक जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये हमारे पास डायाफ्राम है। ठीक है, इसी डायाफ्राम में ये बताएंगे कि इसमें इंटर मसल्स में हम दो की बात करते हैं, एक डायाफ्राम और दूसरा इंटरकोस्टल मसल्स। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आप जानते हैं कि जो स्पेस होगी वो कम हो जाएगी। द इंटरकोस्टल मसल्स स्ट्रेच करेंगे फ्रॉम रिब टू रिब। ठीक है, उसमें स्ट्रेचिंग होगी, एंड दे कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द रिब्स क्लोजर। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिब्स जो है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी, और जो रिब केज होगा और जो रिब केज होगा वो अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, अपवर्ड भी करेगा और आउटवर्ड भी करेगा। ये हमारे पास आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स का तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे डायाफ्राम की उन्होंने डायग्राम में दिखाया गया कि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान में जैसे ही इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी, और उसी को क्लोजिंग के दौरान जो रिब केज है, ठीक है, जो कैविटी है वो अपवर्ड को मूव करेगी, और जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी में वो इंक्रीज हो जाएगा। और सेम एज कम इसी के दौरान थोरेसिक कैविटी फर्दर इनलार्ज व्हेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन।
जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, थोरेसिक कैविटी जो है वो इनलार्ज हो जाएगी। ये भी ऊपर भी बात की गई कि जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा, थोरेसिक कैविटी इनलार्ज हो जाएगी। इसमें ये आप एग्जांपल देख रहे हैं इनहिलेशन में। इनहिलेशन में कैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान में जो रिब्स होती हैं वो ऊपर को लिफ्ट कर जाती हैं, और एज कंपेयर टू द साइज increased size of thoracic cavity causes pressure in the cavity to drop। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मैंने आपको पहले बताया है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको स्पेस कम मिलेगी तो वो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और इसको ये इनहिलेशन में हमारे पास प्रोसीजर होगा। और एज कंपेयर टू एक्सहेलेशन में क्या होगा कि जो इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम है वो रिलैक्सेशन की हालत में होंगे, और जो थोरेसिक कैविटी है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। ठीक है, और जो थोरेसिक कैविटी में जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा जब एक्सपेंशन के दौरान में जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद है कि इलास्टिक लंग्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कंप्रेस द एयर इन द एल्वुलाई। वही रिलैक्स होने के दौरान जो एल्वुलाई है वो कॉन्ट्रैक्ट और कंप्रेस हो जाएंगे, और इसी कॉम्प्रेशन के दौरान में जो एल्वुलाई का जो प्रेशर है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो एक्सिलेशन होती है वो लंग से एयर जो है वो आउटवर्ड मूव कर जाएगी। ठीक है, जो इनहिलेशन में प्रोसेस होंगे हमारे पास वो एक्सिलेशन में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। एक्सिलेशन में जो रिब केज है वो अपने रिलैक्स की हालत में आ जाएगी, सेम इसी तरह से डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स की हालत में आ जाएंगे। जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और जो प्रेशर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसमें ये आपको डायग्राम में इनहिलेशन में भी दिखा रहे हैं। इसमें तो उसका मसल्स का और डिटेल में तो नहीं दिखाया गया, लेकिन इसमें यह है कि इनहिलेशन में जो लंग है वो उसमें थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू एक्सहेलेशन के, और जो हमारे पास डायाफ्राम है वो डाउनवर्ड मूव करेगा एज कंपेयर टू एक्सहेलेशन के। जो डायाफ्राम है ये हमारे पास इसकी ओरिजिनल शेप है, लेकिन एक्सहेलेशन में डायाफ्राम जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होने की वजह से डायाफ्राम अपवर्ड मूव कर जाएगा। क्लियर है? जी मैम। ओके, गैसेस का नेक्स्ट हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ना है कि गैसेस ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं। Oxygen must be transported from the site of environmental gases exchange to the cells of an animal body। कि animal body में cell level पे किस तरह से exchange होता है। इसमें various systems हमने पढ़े थे कि trachea जो है वो मौजूद होता है insects में, cuteness exchange जो है वो हमारे पास reptiles frog में मौजूद है, gills fishes में, lungs humans में, ये हमने transport पढ़ी। इसके अलावा जो एनिमल्स लार्जर हैं और उनका मेटाबॉलिक रेट भी हाई है, उनमें जो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बिकम इंक्रीजिंगली इनएडिक्वेट मींस ऑफ डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। जो टिश्यूज तक ऑक्सीजन की जो डिलीवरी होती है वो किस तरह से होती है। स्पेशलाइज सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि बॉडी फ्लूइड को सर्कुलेट करता है इनसाइड द बॉडी, जो कि ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन करेगा टिश्यूज लेवल पे। जो ज़्यादा एक्टिव एनिमल हैं जिनकी हायर मेटाबॉलिक रेट है उनके ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू उन एनिमल्स के जिनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो लोअर होता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन की एवोल्यूशन करवाते हैं डिफरेंट फाइलम में। ठीक है, अक्सर हमने स्टार्ट में देखा है कि कुछ फाइलम ऐसे भी हैं जिनमें ऑक्सीजन
की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम अगर आर्थ्रोपोड्स का पढ़ते हैं तो उनमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो हीमोग्लोबिन नहीं होता, उनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। देखिए इनमें हीमोलिम्फ मौजूद होती है जिनकी वजह से इनका ब्लड जो है वो कलरलेस होता है। हमारे पास जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दे हैव मेटालिक, इनमें जो मेटालिक कॉपर या आयरन जो होती है उस उनसे बाइंड कर जाती है ऑक्सीजन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट में हम अगर हीमोग्लोबिन की एग्जांपल लेते हैं, हीमोग्लोबिन में जो इसका सेंट्रल आइटम होता है वो आयरन है, ठीक है। और आयरन में इतनी एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड कर सके। जब ऑक्सीजन ज़्यादा बाइंड करेगी तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। इस तरह से जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको कंप्लीट करती है। हायर जो एनिमल्स होते हैं जिनका मेटाबॉलिक रेट हायर होता है, फॉर एग्जांपल बर्ड्स हैं, उनमें भी ऑक्सीजन जो है वो उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो हीमोग्लोबिन क्या बताया गया कि हीमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन, ऑक्सीजन बाइंडिंग मेटल। कॉमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है इन एनिमल्स, इसकी एग्जांपल इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास प्रोटोजोआ है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमर्टियंस एंड निमाटोड्स। ये हमारे पास जितने भी हैं ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। इसके अलावा कुछ फिशेस हैं जो कि वर्टिब्रेट्स में आती हैं, उनमें भी मौजूद होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। आपने उसमें भी पढ़ा होगा सबसे ज़्यादा जो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग की एबिलिटी भी होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड इनके साथ बाइंड करती है तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ठीक है। लेकिन हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी तो वो टिश्यूज तक जाके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। और ऑक्सीजन का ये काम होता है कि कैरिड रेड ब्लड सेल्स तक जाके ये रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे कलर जो ब्लड का रेड होता है वो रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है। इसके अलावा ये जो हीमोसाइनिन और हीमोरिथ्रिन और क्लोरेनिन, ये जो फर्स्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर हुए थे उसमें आपको ये बताए गए थे कि ये क्या है और ये किन ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। हीमोरिथ्रिन में ये है कि एक आयरन इसमें मौजूद होता है लेकिन इसका कलर जो है वो पिंक होता है एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन के। और इसमें जो सेल्स होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, उसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। और इनमें ये किन ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं, हमारे पास ये पॉलीचीट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा पेरियापोलाइड्स हैं, ब्रांचोपोड्स हैं जिनमें हीमोलिम्फ मौजूद होता है। हीमोलिम्फ ये है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें बॉडी फ्लूइड या सर्कुलेटिंग फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है, उसे हीमोलिम्फ। ये मैंने आपको डिटेल से पूरा पढ़ाया भी था हीमोलिम्फ का। इसके अलावा सिलोमोसाइट्स का, इसमें जितने भी और भी हीमोरिथ्रिन का के हीमोसाइनिन, ये मैंने सारे आपको पिगमेंट्स पढ़ाए थे। ये आपने इधर पीडीएफ से देख के साथ में कर रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का। हमने पढ़ लिया है इनवर्टिब्रेट्स में भी और वर्टिब्रेट्स में भी। इसके अलावा हमने सर्कुलेटरी सिस्टम और इंटरनल ट्रांसपोर्ट, ये दो हम जो टॉपिक हैं हमारे कवर हो गए हैं। इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में जितना भी सर्कुलेटरी सिस्टम, इंटरनल ट्रांसपोर्ट और रेस्पिरेशन के जो मैकेनिज्म थे वो मैंने आपको सारे स्टडी करवा दिए हैं। ये आपने जो स्लाइड्स आप लोगों को पढ़ाई गई हैं आपने इसके साथ मैच करके एक एक वर्ड करना है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ ले, आपके पास अभी टाइम है। सबको आवाज आ रही है? नूर, आपको अब
कोई क्वेश्चन है या कुछ समझ नहीं आया तो बता दें, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं। सईद, आपको लेक्चर वॉइस में इशू रहा है, बाकी स्टूडेंट्स को नहीं रहा, लेकिन यही लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगा। ये जो आपको इसमें स्टडी करवाया गया, इसमें कोई मुश्किल बातें नहीं है, इसमें वही हैं जो आपने अभी तक पढ़ी। मैम मुझे भी वॉइस का इशू रहा है पूरे लेक्चर में ना, तो ये आपको यही जो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये रिकॉर्डिंग पे ही लगा हुआ है, आप लोगों को ये इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मैं ओके मैम, थैंक यू। और इस ओके नीलम, ठीक है, आप चली जाएं। पीडीएफ से जो आपको आपके कहने पे ही मैंने कहा था कि मैम पीडीएफ से हमें पढ़ा दिया करें। मैं अपनी कोशिश यही करती हूँ कि पीडीएफ से जितना भी आपका टॉपिक होता है वो सारा कवर करती हूँ। इसमें मेन यही बातें हैं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होनी है, और इसके अलावा जो इसमें हवा की जो एंट्री है, जो वेंटिलेशन का प्रोसेस है वो कैसे हो गया, नेजल कैविटी से एयर फेरिंग्स में एंटर होगी और फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स में, और एपिग्लॉटिस जो है वो कवर करता है ट्रेकिया को, ताकि फूड जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में ही जाए, ट्रेकिया में एंटर ना हो। इसके अलावा लैरिंग से फिर एसोफिगस में, और ट्रेकिया जो है वो आगे लंग्स में जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में, और यही ब्रोंकस नेक्स्ट जो है वो ब्रोंकाई में जाके डिवाइड होंगे, और इन्हीं ब्रोंकाई ने जाके ये जो हमारे पास एल्व्यूलर डक्ट है, एल्व्यूलर डक्ट से एल्व्यूलर सैक बनेगा, एल्व्यूलर डक्ट से एल्व्यूलर सैक बनेगा, और एल्व्यूलर सैक में जो हमारे पास एल्व्यूलाई मौजूद होंगे। एल्व्यूलाई उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जहाँ पे बेसिक यूनिट होता है गैसियस एक्सचेंज का ह्यूमंस में। ठीक है, और ये एल्व्यूलाई जितने भी हैं ये कैपिलरीज से कवर होते हैं, और इसी कैपिलरी नेटवर्क पर जाके गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का प्रोसीजर पढ़ा है कि इनहेलेशन में जो डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो रिब्स होती हैं वो एक दूसरे के क्लोजर आ जाती हैं, और जो रिब केज होता है वो अपवर्ड को मूव कर जाता है। ठीक है, जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज कर जाएगा, और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से जो प्रेशर होगा इनसाइड वो लो हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉप कर जाएगा बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसकी वैल्यू हमारे पास 760 मिलीमीटर मरकरी होती है, और जो एक्सहेलेशन है इसमें हमारे पास जितना भी पोजीशंस होती हैं वो हमारे पास ऑपोजिट होती हैं एज कम्पेयर टू इनहेलेशन के। इनहेलेशन में डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जबकि एक्सहेलेशन में डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स होंगे। ठीक है, और इसी वजह से जो रिब केज है वो अपवर्ड को मूव करेगा, लेकिन एक्सहेलेशन में जो रिब केज होता है वो डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, और इनहेलेशन में जो वॉल्यूम होता है थोरेसिक कैविटी का वो इंक्रीज कर जाता है, लेकिन जो एक्सहेलेशन होता है उसमें जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जो एयर होती है वो बाहर को मूव कर रही होती है। सेम इसी तरह से जो प्रेशर होता है कंप्रेशन की वजह से, जो प्रेशर है वो उसमें एज कंपेयर टू इनहेलेशन के वो ज़्यादा एक्सर्ट होगा। ठीक है, लंग्स में, क्योंकि उनमें कंप्रेशन होगी, जो स्पेस है वो कम उनको मिलेगी, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, और इसके अलावा हमने गैसेस ट्रांसपोर्ट सारी पढ़ी, उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कौन कौन से हैं और वो किन ऑर्गेनिज्म इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में मौजूद होते हैं और इनका क्या काम होता है। इनमें से जो अक्सर ये हीमोसाइनन, ये मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन किस तरह से ह्यूमंस में मौजूद होता है, ऑक्सीजन कैसे बाइंड करती है, और
टिश्यू लेवल पे जाके इनके गैसेस एक्सचेंज करवाती है, और किस तरह से जो रेड ब्लड सेल्स का जो कलर होता है वो रेड क्यों होता है, ठीक है। और बाकी जो ऑर्गेनिज्म इन्वर्टिब्रेट्स हैं हमारे पास, कुछ में हीमोलिम्फ मौजूद होती है एज ए सर्कुलेटिंग फ्लूइड, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास हीमोसाइनिन मौजूद होती है, और कुछ में हीमोरिथ्रिन और क्लोरोक्यूरिनिन। इन सब का जो फंक्शन होता है वो मेन यही होता है कि सर्कुलेट करना फ्लूइड को, ठीक है। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक फ्लूइड जो है वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव करेगा, और वहां पे जाके किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये इनकी कलर की बेस पे डिफरेंट करते हैं, और ये ऑर्गेनिजम्स किन किन में मौजूद होते हैं ये आपने मिक्स नहीं करने। यहाँ तक जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, इंटरनल ट्रांसपोर्ट है, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स, ये ओवरऑल कवर हो गया है, ठीक है। जो हमारे पास इंटरगमेंटरी सिस्टम रह गए हैं, बाकी नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन है, रिप्रोडक्टिव, वो रह गए। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें कवर करेंगे। जी, इम्यूनिटी की पीडीएफ मैं इम्यूनिटी का सर्च कर रही हूँ, ये जो मिलर हार्ले की है वो क्या, उसमें इम्यूनिटी का टॉपिक नहीं है, ठीक है। जो इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ जोलॉजी है, मैं वहां से आपको देख के इम्यूनिटी का पीडीएफ सेंड करती हूँ, ठीक है। ओवरव्यू यहाँ तक मिल गया। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे, और कोशिश यही करें कि साथ के साथ कर लें। और सिया मुझे अटेंडेंस मार करके सारी भेजनी है। जी, हम जितना पढ़ रहे हैं